हेलो स्टूडेंट्स, ये है ग्रेविटेशनल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। सो आज क्या करेंगे, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ ग्रेविटेशन, दैट इज़ चैप्टर 10 तुम लोग के साइंस के बुक का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, दैट इज़ आवर चैप्टर 10। ठीक है, तुम लोग के साइंस बुक का। अब एक चीज़ समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। अब एक चीज़ देखो, ये चैप्टर 9 में तुम लोग ने स्टडी किया था फोर्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर 9 पे तुम लोग ने स्टडी किया था कि फोर्स के बारे में और किस तरह से फोर्स ज़रूरी होता है किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। रुके हुए चीज़ों को मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, मूव करते हुए चीज़ को रेस्ट पे लाना है तो फोर्स चाहिए। ये चीज़ें हमने चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी क्या कर रहा है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, हर एक बॉडी, चाहे ये मार्कर हो या मेरा बॉडी हो, ये मार्कर मेरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, मेरा बॉडी इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है। हर एक बॉडी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। या फिर ऐसा बोलो, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है ए, और ये है बॉडी का सेंटर। हर एक बॉडी का एक सेंटर होता है। ठीक है, हर एक बॉडी का एक सेंटर होता है, याद रखना। और ये है दूसरा बॉडी बी, इस बॉडी का सपोज ये है सेंटर। अब बॉडी बी क्या करेगा, बॉडी ए को, अच्छा इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस ऐसे लेंगे। यहाँ इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक डिस्टेंस हम ऐसे लेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस नहीं है, ना ही यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सेंटर तक। दो बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अब ये दोनों बॉडी के सेंटर को मैं जोड़ देता हूँ। ये बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर को मैंने इस लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्यों जोड़ा समझो। अच्छा, पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि हर एक बॉडी इस दुनिया में हर एक दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज ये है क्या है, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी ए और ये है हमारा दूसरा बॉडी बी। बॉडी बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बॉडी बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस तरफ खींचेगा। ठीक है, रिटर्न में बॉडी ए भी बॉडी बी को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, बी ने ए पे जितना फोर्स लगाया, ए भी बी में उतना ही ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसे भी समझ सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ से। या फिर ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बी ए को अपनी तरफ खींचेगा और ए बी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, पास लाना चाह रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी इस दुनिया में हर एक दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब एक चीज़ समझो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अच्छा अब एक चीज़ जो समझने वाला है वो ये है कि बॉडी बी जो है वो तो बॉडी ए को अपनी तरफ खींच रहा है, बॉडी ए भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब कैसे खींच रहा है ये देखना है ना, कैसे खींच रहा है, किस डायरेक्शन में खींच रहा है। अच्छा, जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो कुछ ऐसा होगा। प्रॉपर तरीके से अगर हम बोले तो ऐसा है कि बॉडी बी बॉडी ए को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, और बॉडी ए भी बॉडी बी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। अब मैं जब बोलता हूँ कि बॉडी ए बॉडी बी को खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ऐसे खींच रहा है या ऐसे खींच रहा है, क्योंकि ऐसे भी खींचना ही होता है, इस तरफ ही होता है खींचना, अपनी तरफ पुल करना।
या फिर इधर से पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, यहाँ ऐसे भी खींचना ही होता है। तो याद रखना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में वो होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी। इसका सेंटर है ये और इस बॉडी का सेंटर है ये। इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मैं अगर जोड़ दूँ, इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूँ, इस सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। मतलब ये बॉडी ए बॉडी बी को खींचेगा किस तरफ, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये लाइन देखो दोनों सेंटर को जुड़ता हुआ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे खींचेगा, ठीक है। और रिटर्न में बॉडी बी बॉडी ए को ऐसे खींचेगा, ऐसे नहीं खींचेगा क्योंकि ये है इस लाइन के ऊपर नहीं गिर रहा है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़, ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ को जोड़ता हुआ जो लाइन है ना, उसी लाइन के अलोंग खिंचाव होगा। मतलब अलोंग दिस लाइन ही होगा, ऐसे नहीं खींचेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। और ना ही ये बॉडी इसको इधर से खींचेगा, नहीं, इसी लाइन के अलोंग खींचेगा। तो समझ में आया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़, उस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचेगा। सपोज मान लो यहाँ एक बॉडी है ए और यहाँ दूसरा बॉडी है बी। अब पता है ये बॉडी का सेंटर है ये, इस बॉडी का सेंटर है ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचता है, वो उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो होता है ग्रेविटेशनल लो। तो बॉडी बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगा, कैसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, कैसे, ठीक है। और फिर बॉडी ए भी बॉडी बी को खींचेगा, तो कैसे खींचेगा मेरा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है और जो फोर्स एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़। तो ये जो दो बॉडी बनाया, उन दो बॉडीज़ के सेंटर्स को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। इन दो बॉडीज़ के सेंटर्स को मैं ऐसे 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 जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी ए बॉडी बी को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स एक्ट करेगा। रिटर्न में बॉडी बी भी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगा, इस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स एक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे पास आना चाहिए, ऐसे ऐसे खिंचाव हो रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को पास आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम अगर पूछे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। जो दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो समझ में आया। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कैसे करेगा, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग दी टू फोर्सेस। तो सबसे पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम लिख सकते हैं दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, ड्यू टू देयर masses is called ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं पहला लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को पास ला रहा है, खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और तीसरा चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ऐसे ऐसे खिंचाव होगा, ऐसे ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। दोनों बॉडीज़ के सेंटर को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट होगा। तो और एक पॉइंट में लिख सकता हूँ, तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of the two bodies, ठीक है। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो और समझ लो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि और समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जिस बॉडी में मास होता है उस बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। जहाँ पे मास होगा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मास जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आया? जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, देखो जितना बॉडी छोटा होगा उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में कम होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे दो बॉडीज़ कंसिडर करूँ, सपोज़ ये बॉडी है सपोज़ 1 kg का और ये दूसरा बॉडी है सपोज़ 1 kg का ही, ठीक है। तो ये बॉडी का सेंटर ये रहा, ये बॉडी का सेंटर ये रहा लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स ऑफ दी टू बॉडी। ये 1 kg वाला बॉडी इस 1 kg वाले बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी, इसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। और ये बॉडी इस बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दी टू बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही 1 kg की जगह मैं कोई ऐसा ले लूँ सपोज़ 10,000 kg का बॉडी और इधर मैंने और एक ले लिया 10,000 kg का बॉडी, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स ऑफ दी टू बॉडीज़। ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, ठीक है, और ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगा ये ऐसे। अब देखो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके जो फोर्स बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम नहीं होगा। ये एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे, क्योंकि मान लो ये 10,000 kg की जगह और ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2 3 ऐसे, ये इतना kg का है, ठीक है, ये 1 2 3 इतना। तो ये तो इसके ये 1 kg का, ये तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ kg का है, 10 करोड़ kg का है। तो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों बॉडीज़ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये दोनों की बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत कम होगा, और ये दोनों बॉडीज़ के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत 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 ज़्यादा होगा। अब देखो दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। इस केस में ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी एफ जी, ठीक है। ये वाला एफ जी और ये वाला एफ जी सेम नहीं होगा, याद रखना। इधर का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इधर का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा, देखो इसका मास है 1 kg, यहाँ पर लॉ के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इधर मास है कितना 10 करोड़ kg, तो इधर का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा है। मतलब इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर इतना न्यूटन से अगर खींच रहा है तो ये हो सकता है 1 न्यूटन से खींचे। बात समझ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। मतलब जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका खींचने का क्षमता, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ किसी दूसरे चीज़ को खींचने का क्षमता, टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है 100 kg का और यहाँ पे दूसरा बॉडी है 5000 kg का। कौन ज़्यादा जोर से खींच पाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी तुम लोग नोट करो, ये ठीक है। कौन सा पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट और कि greater the mass greater will be the gravitational force of attraction। मैं लिख सकता हूँ ना ये पॉइंट, greater the masses, मतलब जितना मास ज़्यादा होगा greater will be gravitational force of अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दो बॉडीज़ को पास लाने का कोशिश करता है, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सपोज़ ये रहा एक मार्कर, ये रहा दूसरा मार्कर, दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। ये मार्कर इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है और ये मार्कर इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो दोनों ऐसे चिपक क्यों नहीं रहा है जोर से? क्योंकि देखो मासेस इसका बहुत छोटा है। अभी पढ़ा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उन या फिर जिन बॉडीज़ का मासेस ज़्यादा होगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो क्या है ना,
कि मासेस बहुत छोटा है, खींच तो एक दूसरे को रहे बट इतना कम फोर्स से खींच रहे हैं ना कि उसका इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है। अब जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, सपोज ये मार्कर का साइज़ बड़ा होते होते अर्थ के बराबर हो गया, अर्थ दुनिया के बराबर हो गया मार्कर बड़ा होते होते, तब जाके उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो मास बहुत बड़ा होना पड़ेगा तब जाके हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। ये हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, चाहे वो कोई फुटबॉल हो या फिर बहुत भारी चीज़ें अपने घर पे कोई ना कोई सिलेंडर क्यों ना कुछ भी क्यों ना, वो एक्चुअली में इतने बड़े नहीं हैं कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील हो जाए, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील होता है। अर्थ का मास ज़्यादा है कि कम है? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या होता है, फील होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि एप्पल से अगर एप्पल से पेड़ से अगर कोई फल टूटता है तो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, क्योंकि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। खाली अर्थ ही हर चीज़ को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, इस यूनिवर्स में जितने चीज़ें हैं वो दूसरे सारे चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे ये दो मार्कर का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये मार्कर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये मार्कर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बट ये छोटे छोटे करके इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है कि आ जाए, है बट बहुत कम है। ठीक है, तो मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है, याद रखना। ठीक है, तो जैसे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये लिख लेना, ग्रेटर द मासेस ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, एक चीज़ देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जो है ना वो अपने आम जिंदगी में भी देख सकते हो। जैसे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा है अर्थ। अर्थ का जो मास होता है ना वो होता है 6 × 10⁻24 kg, मतलब 6 × 10⁻24 kg का मतलब क्या होता है, 6 के साथ यहाँ पे कितना ज़ीरोज़ लगेगा, 24 ज़ीरोज़ लगेगा, 1 2 3 4 ऐसे 24, तो इंटू 10⁻24 kg अर्थ का मास है, तो बहुत ज़्यादा है। और मैंने अभी अभी बताया जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं मान लो तुम्हारे हाथ में बॉल है, घर पे एक बॉल है, बॉल को तुम यहाँ पे खड़े हो, बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, बॉल का सेंटर है ये, अर्थ का सेंटर है ये लाइन जॉइनिंग दी सेंटर ऑफ दी टू बॉडीज़ है। अब क्या होगा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को, ये बॉल यहाँ पे जैसे हवा में ऐसे बॉल है और हम नीचे क्या है, अर्थ है, तो ये है हमारा दुनिया अर्थ, जिसका मास है 6 × 10⁻24 kg, और बॉल का मास है सपोज़ थोड़ा भारी बॉल है, मान लेते 1 kg का बॉल है। ठीक है, अब अर्थ क्या करेगा, इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी। रिटर्न में बॉल भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है तो रिटर्न में बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, ये जितने से अपनी तरफ खींचेगा उतने से ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि देखो खाली अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींचता है, हर चीज़ एक दूसरे चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे इस केस में अर्थ बॉल को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, रिटर्न में बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। अब बोलोगे बॉल तो नीचे, अर्थ बॉल को खींचता है, बॉल तो नीचे आ जाता है, हमने देखा घर पे, बट अर्थ थोड़े ही ऊपर आता है। देखो ये अर्थ बॉल को जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, सपोज मान लो 10 न्यूटन से खींच रहा है, रिटर्न में बॉल भी अर्थ को 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब देखो 10 न्यूटन फोर्स काफ़ी है बॉल को नीचे लेके आने के लिए, पर क्या अर्थ को मूव कराने के लिए 10 न्यूटन चाहिए? अरे बहुत ज़्यादा चाहिए, 10 न्यूटन से थोड़ी ना अर्थ ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लो, सपोज़ ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, ठीक है, हम ये रहा एक बॉल है हवा में। ठीक है, बॉल का सेंटर ये 2 kg का बॉल है, मान लो भारी सा बॉल है। अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों बॉडीज़ के सेंटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये किसी सामान बॉल का सेंटर है। अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, रिटर्न में बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी। जितने फोर्स से अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींचेगा उतने ही फोर्स से बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। यही तो है ना लॉ,
हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ मान लेते हैं बॉल को 20 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो रिटर्न में बॉल भी अर्थ को क्या करेगा, 20 न्यूटन फोर्स से खींचेगा। बट 20 न्यूटन काफ़ी है बॉल को नीचे लाने के लिए, बट 20 न्यूटन काफ़ी नहीं है अर्थ को ऊपर ले जाने के लिए। सपोज़ कोई पतला सा लड़का है, उसको ऐसे धक्का दिया वो गिर जाएगा। मोटा सा लड़का है, उसको इतना फोर्स से थोड़ी गिरेगा, वो ज़्यादा चाहिए। तो अर्थ को मूव कराने के लिए 20 न्यूटन नहीं, बहुत 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 ज़्यादा चाहिए। बट बॉल 20 न्यूटन से नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो नीचे आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसीलिए वो नीचे आता है। बारिश जो गिरता है ऊपर से बादलों से, क्यों, क्योंकि अर्थ नीचे खींच रहा है, इसलिए वो नीचे आता है। एरोप्लेन से अगर कोई जंप करता है स्काई डाइविंग में, तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको नीचे खींच रहा है। बिल्डिंग से जाके कूदोगे तो नीचे गिरोगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ खींच रहा है। रिटर्न में हम भी अर्थ को उतने से ही खींचते, बट उतना फोर्स काफ़ी नहीं है अर्थ को मूव कराने के लिए, बट उतना फोर्स काफ़ी है हमें नीचे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ जो ऊपर से हम छोड़ते हैं वो नीचे इसलिए आता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उसे खींचता है। रेन ऊपर से नीचे आता है, लिख लो ये सब चीज़ों को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उसे खींच रहा है। ठीक है, जैसे झरनों में पानी गिरता है, क्यों, वाटरफॉल होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो अपने आसपास बहुत सारे फेनोमेना देख सकते हो। पेड़ से एप्पल टूटता है तो नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उसको नीचे खींच रहे हैं। सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। और भी बहुत सारे चीज़ें जो होता है हमारे आसपास वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जैसे देख सकते हो मून जो है ना वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। मून जो है ना वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। क्यों मून गोज़ अराउंड द सन, वाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। देखो अब बोलोगे कि सपोज ये है हमारा क्या, अर्थ, और ये है सपोज मून। ठीक है, ये मून का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, दोनों बॉडीज़ के सेंटर को जोड़ेंगे। ये अर्थ मून को खींच रहा है अपनी तरफ, रिटर्न में मून अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अब देखो अर्थ मून को खींच रहा है, इस पे बात करते हैं। मून भी अर्थ को खींच रहा है, हमें पता है, क्योंकि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचेगा तो रिटर्न में दूसरा बॉडी भी उतने ही फोर्स से पहले वाले बॉडी को खींचेगा ऑपोजिट में। ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। अब एक चीज़ देखो, अब तुम बोलोगे तो मून अर्थ के ऊपर आगे गिर क्यों नहीं जाता, अर्थ अगर खींच रहा है, या फिर अर्थ मून के पास क्यों नहीं चला जाता, ऐसे दोनों चिपक क्यों नहीं जाते। ऐसा नहीं हो सकता। मून जिस फोर्स से अर्थ को खींच रहा है उतना काफ़ी नहीं है अर्थ को मूव कराने के लिए, और अर्थ मून को जिस फोर्स से खींच रहा है वो भी काफ़ी नहीं है मून को अर्थ के ऊपर गिराने के लिए। हाँ, बट इतना काफ़ी है कि ये इसके चक्कर काटते रहे। इतना उसने फोर्स दे दिया है कि जिसकी वजह से वो चक्कर काट रहा है अर्थ का, बट अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगा। इतना ज़्यादा फोर्स से नहीं खींच रहा है। हमारे नेचर में ऊपर वाले ने सब कुछ बैलेंस बनाया है, बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया है। अर्थ मून को इतना ही फोर्स देता है जिससे मून दूर ना चला जाए, उसके आसपास घूमता रहे। बात समझे, अर्थ मून को इतना ही फोर्स देता है जिससे मून उसके ऊपर ना गिरे। ज़्यादा नहीं देता है, ज़्यादा देने से तो मून ऊपर आके गिर जाएगा। इतना ही देता है कि वो मून छोड़ के ना जाए, बस अपने उसके आसपास घूमता रहे। बात समझे। तो अब देखो अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है, रिटर्न में मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये अर्थ मून को जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, मून भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मून जिस फोर्स से अर्थ को खींच रहा है उतना काफ़ी नहीं है अर्थ को मूव कराने के लिए, और अर्थ मून को जिस फोर्स से खींच रहा है उतना काफ़ी नहीं है मून को अर्थ पे गिराने के लिए, बट काफ़ी इतना है कि मून अर्थ के अराउंड घूमते रहे। तो ये अर्थ मून को जिस फोर्स से खींचता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। देखो अर्थ मून को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, इतना याद रखो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। अब तो अर्थ मून को इतना ही फोर्स देता है जिसकी वजह से मून उसके अराउंड चक्कर काटता रहे, उसको छोड़ के ना जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये मून ये सीधा जा रहा था, कोई किसी को खींच नहीं रहा है, ये ऐसे सीधा जाते रहता।
सडनली अर्थ ने खींचा, ऐसे खींचा तो ये मून ऐसे जाने लग जाएगा। फिर अर्थ ने खींचा, ये मून अब ऐसे जाने लग जाएगा। फिर अर्थ ने खींचा, ये मून अब ऐसे जाने लग जाएगा। फिर अर्थ ने खींचा, ये मून अब ऐसे जाने लग जाएगा। फिर अर्थ ने खींचा, अब ये मून ऐसे जाने लग जाएगा। तो ये देखो ये सर्कल में घूम रहा है। तो अर्थ क्या करता है ना, इसको हल्का सा एक सेंटर की तरफ फोर्स दे देता है। जो फोर्स दे रहा है ना वो इतना है कि मून को घुमाते हुए रख पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये था बस इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो तुम लोग क्या करो, घर पे बैठ के ये ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करो और देखो कि अपने आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूम रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स जो है वो भी सन के अराउंड घूम रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो थोड़ा स्टडी करो इसको। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।